तो वेलकम 12th क्लास। स्वागत है आपका नए चैप्टर में, क्योंकि हमारा पिछला चैप्टर समाप्त हो गया, फिनिश हो गया है। तो ये हमारा 4th चैप्टर है एज पर आपके सिलेबस। चौथा चैप्टर है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, साउथ एशिया और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो अब जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म हो रहे हैं, तो अपना हाथ और अपनी दिमाग की शक्ति ज़्यादा तेज भगाएंगे हम सब, और जल्दी जल्दी सिलेबस को ख़त्म करके क्वेश्चन आंसर और आपकी रिवीजन करानी है फटाफट। तो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो 12th क्लास, सबसे पहले आपको पता करना है दक्षिण एशिया का मीनिंग, आशय, अर्थ या मीनिंग ऑफ साउथ एशिया। तो ठीक से देखना, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। देखो, मैं समझता हूं कि आपको एक साथ याद करने में दिक्कत आएगी, तो इसका सिंपल तरीका है, आप एक साइड से पकड़ के चलो और सारा घुमा लो। यहां पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, यहाँ भूटान, यहाँ बांग्लादेश, श्रीलंका, इधर मालदीव। तो इस तरीके से चलते हैं। तो आप एक चेन से घुमाना। आप अगर ऐसे करोगे ना, नहीं पहले पाकिस्तान फिर श्रीलंका फिर इधर उधर, फिर आपको कोई ना कोई एक देश को एक स्लिप करने के चांस रहेंगे, तो आपके हट सकता है। इसलिए एक चेन से ही चलना। तो इन 7 देशों को दक्षिण एशिया बोला जाता है। हालांकि ये 7 को ही बोला जाता है, लेकिन कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार, जिसको आप बर्मा भी बोलते हैं, उसको भी दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है कभी कभी। और याद रखना, म्यांमार या बर्मा हमारा आसियान का मेंबर है, दक्षिण पूर्व एशिया। तो कभी कभी शामिल किया जाता है, लेकिन नहीं, इसका मीनिंग तो 7 देशों से ही है। तो इंग्लिश वाले, दीज 7 कंट्रीज, दीज 7 कंट्री मतलब पाकिस्तान से लेकर यहां तक। आप इन कंट्रीज का नाम तो आराम से लिख ही सकते हो, इसके लिए कोई खास ऐसी आफत नहीं आएगी। दीज 7 कंट्री, 7 कंट्री मतलब पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव इज कॉल्ड साउथ एशिया। समटाइम्स वी ऐड बर्मा एंड अफगानिस्तान इन साउथ एशिया। समटाइम्स मतलब कभी कभी शामिल होता है, पर कभी नहीं भी होता है। तो मेन तो साउथ एशिया, साउथ देशों को ही बोला जाता है। दक्षिण एशिया 7 देशों को ही बोला जाता है। 12th क्लास, अब हम पढ़ेंगे साउथ एशिया या दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक व्यवस्था। याद रखना, ये मैं कंप्यूटर पे जरूर करा रहा हूं, क्योंकि इसमें ज्यादातर कब कहां क्या हुआ ये है, और कौन सी जगह पे कौन सी जगह पर कौन सी शासन व्यवस्था है, पॉलिटिकल सिस्टम है, और वो कब चेंज हुआ। इसलिए 1 और 2 नंबर का क्वेश्चन अगर 1 और 2 मार्क्स का आएगा, तो जो मैं ये कंप्यूटर पे करा रहा हूं इससे आएगा, इस चैप्टर में से आया। तो इसलिए बहुत ध्यान से इनके नोट्स बना लेना और बहुत ध्यान से इनको सुन के देख लेना। एक भी चीज को मिस मत कर देना। 1 नंबर में तो यही होता अगर चुटकी बजी और चला गया। इसलिए बहुत ध्यान से देख लेना, इस पूरी वीडियो को बड़े आराम से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो 12th क्लास, पहले हम देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया के कौन कौन से देश में लोकतंत्र कैसे कैसे रहा है। तो सबसे पहले भारत और श्रीलंका। दक्षिण एशिया के 2 ही देश है जहां पे राष्ट्रवाद एवं कह लो नेशनलिज्म की बुनियाद जो है, बेस जो है, उसकी आधार जो है वो डेमोक्रेसी पे रखा गया है, लोकतंत्र पर रखा गया है। यही 2 देश है जहां पर लोकतंत्र पूरी तरह कामयाब हुआ है, या यूं कह लो कि पूरी तरह लोकतंत्र विकास किया है, क्योंकि यहाँ कभी सैनिक तानाशाही नहीं आई। उसके बाद आते हैं 2 देश, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इन दोनों ही देशों में जो लोकतंत्र है वो अस्थिर रहा है, या यूं कह लो अनस्टेबल रहा है। यहाँ पे कभी मिलिट्री तानाशाही, या यूं कह लो सैनिक तानाशाही, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, और कभी लोकतांत्रिक व्यवस्था आई। इस कारण यहाँ कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह विकास नहीं कर पाई, या यूं कह लो बहाल नहीं हो पाई, रिज्यूम नहीं हो पाई पूरी तरह। कभी यूं नहीं कह सकते कि भाई कभी लोकतंत्र आया, कभी सैनिक तानाशाही आई, पर एक जैसी शासन व्यवस्था कभी नहीं रही। खास करके लोकतंत्र लगातार कामयाब या सफल यहाँ पर नहीं हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है नेपाल। देखो, नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आप इस मोनार्की को यूं कह सकते हो, वहां राजा को सारी शक्तियां शासन की मिलती थी, और वहां के राजा को नरेश बोला जाता था। सारी शक्तियां राजा के पास या नरेश के पास होती थी। 2006 में वहां जन विद्रोह या पब्लिक रिबल राजा की शक्तियों के खिलाफ शुरू हो जाता है। एक चेन शुरू हो जाती है, एक पूरा सिलसिला, और आखिरकार ये सफल विद्रोह बनता है, और वहां लोकतंत्र की स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट होती है। अब वहां राजा की जो स्थिति है, जो वहां पे पोजीशन है, वो बिल्कुल नाम मात्र की है, या यूं कह लो कि उसकी सारी शक्तियां हैं वो उनकी जो पंचायत या जिसको वो बोलते हैं उनकी संसद के पास है, या मंत्रिमंडल के पास है, राजा के पास नहीं है।
इसके बाद है भूटान। भूटान के जो राजा थे, वो पहले जो रूलर्स थे, वो खुद ही लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, और उन्होंने अपनी शासन की सारी शक्तियां, जो पावर्स है टोटल रूल की, वो उन्होंने, राजा ने अपने आप ही वहां की मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल जो जनता द्वारा चुनी हुई थी, निर्वाचित थी, इलेक्टेड थी पब्लिक के द्वारा, तो उनको दे दी, और 2007 में वहां डेमोक्रेसी की एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना होती है। इसके बाद आता है मालदीव। मालदीव में सुल्तान बोला जाता था वहां के शासकों को या रूलर्स को। बाद में वहां पे अध्याशात्मक या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई, अर्थात वहां पे लोकतंत्र तो अपनाया गया, लेकिन वहां पर जैसे अमेरिका में सारी शक्तियां प्रेसिडेंट को है, तो मालदीव में भी सारी शक्तियां प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति को दी गई। शासन प्रणाली याली अपनाई गई, और वहां पर मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसका काफी प्रभुत्व पाया जाता है, या डोमिनेंस या प्रभाव पाया जाता है। एक बात मैं मालदीव के बारे में आपको बता दूं, 12th क्लास, पिछले दिनों यहाँ चीन ने बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया था, वहां अपनी किसी कठपुतली सरकार बना दी थी, या यूं कह लो उसके इशारे पे चलती थी, लेकिन इंडिया ने वहां पे फिर जब उसके खिलाफ विद्रोह होने लगा, तो इंडिया इस मामले को यूएनओ में ले गया, और धीरे धीरे वहां पर वो जो चाइना सपोर्टेड सरकार थी वो गिर गई। अब वहाँ इंडिया सपोर्टेड सरकार है, और जब कभी भी मालदीव में कोई भी वहाँ पे है छापा मार, या कोई बाहर से कोई परेशान करता है उनको, क्योंकि बहुत छोटा देश है, तो इंडिया वहाँ तुरंत अपनी नेवी या यूं कह लो जल सेना से सहायता पहुंचाता। अब आता है पाकिस्तान में कब कब लोकतंत्र रहा और कब सब सैनिक तानाशाही रही। देखो, इसका क्वेश्चन आएगा तो एक आधे नंबर में कि वहां पे कब तख्ता पलट हुआ, या उस वक्त कौन सैनिक तानाशाह था, तो इसको बड़े ध्यान से सुन लेना और ऐसे ही लिख लेना जैसा है, इसमें शब्द बदलने की जरूरत नहीं है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान लोकतंत्र बना, 1958 में वहां पहला तख्ता पलट होता है, अयूब खान बनते हैं। अगर आपने एक फिल्म देखी है भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा सिंह को जो पाकिस्तान में अवार्ड दे रहे हैं वो अयूब खान ही है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल, बाद में राष्ट्रपति घोषित कर लिया। बाद में लगातार उनके काल में भ्रष्टाचार या करप्शन होता है। अयूब खान के स्थान पर दूसरे सैनिक तानाशाह आते हैं, याया खान। याया खान के दौर में पूर्वी पाकिस्तान, आज जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हो, वहां जबरदस्त पब्लिक का विद्रोह या जन विद्रोह होता है। इसके बाद वहां पे वो सैनिक कार्रवाई करते हैं जो याया खान जी, और वहां विद्रोह को दबाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर लगातार दमन की कार्रवाई होती है, वहां सैनिक मार पिटाई करने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं, तो वहां पूर्वी पाकिस्तान या बांग्लादेश से 80 लाख शरणार्थी भारत आ जाते हैं। इंदिरा गांधी उन्हें वापस लेने को कहती है, लेकिन याया खान का रवैया युद्ध का था, और 71 में युद्ध होता है जिसमें पाकिस्तान की पराजय या डिफीट होती है, और फिर बांग्लादेश का जन्म होता है। शासन की बागडोर, क्योंकि अब याया खान युद्ध हारे थे, तो वहां फिर से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र आता है। फिर वहां जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र स्थापित होता है, एस्टेब्लिश होता है। परंतु या यूं कह लो बट 77 में फिर से तख्ता पलट होता है, जियाउल हक सरकार को अपने हाथों में लेते हैं, और 1987 तक वो तानाशाह रहते हैं वहां के, या यूं कह लो सैनिक डिक्टेटर, मिलिट्री डिक्टेटर। उसके बाद जियाउल हक की हो जाती है मृत्यु। उनकी मृत्यु के बाद पाकिस्तान में दो पार्टियां उभर कर आती है, राइज होती है। एक है वहां पे मुस्लिम पार्टी, जिसके नेता थे नवाज शरीफ, जो 1990 में पीएम या प्रधानमंत्री बनते हैं। दूसरी है पीपुल्स पार्टी, जिसकी नेता थी बेनजीर भुट्टो, जो 1993 में पीएम या प्रधानमंत्री बनती है। 1998 का वो दौर था जब पाकिस्तान ने भारत के कारगिल के एरिया में काफी हस्तक्षेप की, और इसी कारण 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। अब इस युद्ध का फायदा उठाकर जो वहां के सैनिक जनरल थे परवेज मुशर्रफ, इन्होंने पूरा फायदा उठाया और ये कहा कि भाई मैं तो युद्ध जीत जाता या कश्मीर पर कब्जा कर लेता अगर नवाज शरीफ साथ देते, तो सारा जो कारगिल युद्ध के हार का ठीक रहा है, परवेज मुशर्रफ जो सैनिक तानाशाह थे वो नवाज शरीफ पर थोप देते हैं और तख्ता पलट कर देते हैं उनका 2001 में, और फिर वो खुद शासक बनते हैं 2002 में प्रधानमंत्री, और बाद में खुद को राष्ट्रपति बना लेते हैं। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान में होता आया है, लगातार वहां कोई ना कोई दिक्कत आती रहती है शासन। 2007 में वहां की जुडिशरी, न्यायपालिका और परवेज मुशर्रफ, इनके बीच में तनाव, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन शुरू हो जाती है। बाद में उनके खिलाफ जनता हो जाती है और आपातकाल की घोषणा करते हैं वो, लेकिन उसके बाद भी विद्रोह शांत नहीं होता, और परवेज मुशर्रफ साहब
के खिलाफ लगातार आंदोलन होते रहते। फिर 2008 में वहाँ चुनाव होते हैं, इसी दौरान वहाँ बेनज़ीर भुट्टो की हत्या कर दी जाती है बम से उड़ाकर। लेकिन इस बीच जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम काफ़ी खराब हो जाता है और उनको देश निकाला दे दिया जाता है। हालांकि अब उनको वापस बुला लिया गया था, लेकिन अब तुम कह लो कि वो दुबई में थे और इलाज कराए थे, लगभग वहीं पर उनकी मृत्यु होनी है। 2009 में वहाँ संभावना लगातार हालांकि 2009 में फिर से लोकतंत्र आता है, लेकिन वहाँ लगातार तख्ता पलट की संभावना बनी रहती है। आप यूं कह सकते हो कि 2009 से अब तक वहाँ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहाँ रोज की रोज कभी ना कभी ऐसा चांस होता है कि कभी भी हो सकता है आप ये वीडियो देखें तब तक वहाँ कोई सैनिक तख्ता पलट कर दे। यही कारण है कि वहाँ कभी लोकतंत्र स्थायी या स्टेबल नहीं रहा।